हेलो बच्चों, कल हमने जो लेक्चर 1 किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेक्चर 2 करेंगे। हमारा लेक्चर 1 में हमने कल एक टर्म बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर एक टर्म्स को डिस्कस किया था, एंटिटी। एंटिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमने? बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में क्या था? एक ऐसी एंटिटी जिसका मेन पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या थी? जिसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। और एंटिटी हमने क्या समझा था कि हम किसी भी नेम से अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटिटी। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंसीडर करेंगे। हमारी अदर्स जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम अपनी अकाउंटिंग टर्म्स है हम 4 टर्म्स को मिक्स करके एक साथ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? 4 टर्म्स में हमारे पास कौन सी रहेंगी? कोरिलेट करेंगे इन सभी को। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स क्या है समझेंगे। दूसरी क्या है? लायबिलिटी। एसेट्स, लायबिलिटी। उसके बाद आता है एक्सपेंस। और एक वर्ड आएगा यहाँ पर इनकम। अकाउंट्स के अंदर ये 4 आइटम ही कंप्लीट आगे तक चलती है। मीन्स अकाउंट्स है क्या? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। इन 4 आइटम को समझना है अपने को कि अकाउंट्स में इनको कैसे मतलब अकाउंट्स के अंदर इन टर्म्स को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेट्स क्या होती है। चलो सबसे पहले मैं लायबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। एंटिटी, ठीक है। एंटिटी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की एंटिटी बनाकर वर्क करते हैं। एंटिटी में वर्क करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं हमने प्रोप्राइटरशिप। मींस प्रोप्राइटरशिप एंटिटी। मेरे यहाँ पर इस एंटिटी के अंदर जो ओनर होगा वो कितने पर्सन्स होंगे? सिंगल 1 पर्सन होगा। उस पर्सन को और इस एंटिटी को क्या बोलेंगे हम? प्रोप्राइटरशिप एंटिटी। जो ये वाला मेरा जो एंटिटी है इस एंटिटी का नेम हो जाएगा प्रोप्राइटरशिप। और प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होगा उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। आपका जो +1 का सिलेबस है वो केवल और केवल एक प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के बारे में ही डिस्कस करेगा। जो +1 का कंप्लीट सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है +1 के, उसमें हमारे पास जो एंटिटी है हमें जो समझना है वो केवल और केवल हमें प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के बारे में ही डिस्कस करता है। और जो प्रोप्राइटरशिप एंटिटी होती है उसके जो ओनर होता है उसके ओनर को हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोप्राइटर। +2 में चलकर आप क्या सीखेंगे? पार्टनरशिप और कंपनी। ये +2 की बुक्स में मिलेंगे आपको, मींस नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर इसके ओनर क्या होंगे? पार्टनर्स। और इसके ओनर्स को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स। जो पार्टनरशिप मींस 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सिंगल पर्सन काम करता है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। और दूसरा बिजनेस करने का फॉर्म क्या होती है? कंपनी। कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्टर। ये होते हैं पार्टनर, ठीक है। इनके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हम केवल इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो +1 का सिलेबस है वो क्या है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में डिस्कस करता है। और जो प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का जो ओनर है वो कौन है? प्रोप्राइटर। अब होता क्या है? ये है यहाँ पर एंटिटी, ठीक है। और यहां पर कंसीडर कर लेते हैं हाउस ऑफ प्रोप्राइटर।
यहाँ पर क्या है, एंटिटी। एंटिटी मेरे केस में कौन सी एंटिटी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, केवल और केवल बिजनेस एंटिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंटिटी, और ये क्या है, हाउस ऑफ प्रोप्राइटर। तो इस बात का ध्यान रखना, बिजनेस एंटिटी को बिजनेस का जो ओनर है उसके हाउस से हम सेपरेट करके चलेंगे। मीन्स बिजनेस एंटिटी और जो बिजनेस एंटिटी का जो ओनर है उसका हाउस, दोनों की दोनों सेपरेट थिंग्स है। बिजनेस हमें कहाँ करना है, बिजनेस यहाँ पर नहीं करना, बिजनेस हमें यहाँ पर करना है। अब बिजनेस करने के लिए यहाँ पर ये वाला बिजनेस करेगा कौन, इस हाउस का जो ओनर है वो यहाँ पर क्या बन जाता है, आने के बाद प्रोप्राइटर बन जाता है। इस हाउस का ओनर जो यहाँ पर आने के, यहाँ पर हम एक सेपरेट थिंग्स मानते हैं बिजनेस एंटिटी को, यहाँ पर आने के बाद क्या बन जाता है, वो प्रोप्राइटर बन जाता है। तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियस है फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी रहेगी। अब उस फंड्स की अरेंजमेंट करनी है हमें को, कि वो वाले फंड्स इस बिजनेस एंटिटी के अंदर ऑब्वियस है कौन लेकर आएगा। अगर देखो नॉर्मल सी बात है, इसका ओनर ही लेके आएगा। बिजनेस के अंदर हमें फंड लेकर आना है, बिजनेस के अंदर फंड कौन लेकर आ रहा है, बिजनेस का जो ओनर है, ओनर को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर फंड लेकर आ रहा है। यहाँ पर बिजनेस के अंदर क्या चाहिए अपने को, फंड। अब वो फंड कहाँ से लेकर आएगा, ऑब्वियस है वो फंड अपने यहाँ से, जो रेजिडेंशियल उसका हाउस है वहां से वो फंड का अरेंज करेगा। जो इसका रेजिडेंस था यहाँ से फंड का अरेंज करेगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप देखना इसके बारे में, इस फंड्स के बारे में कैसे कोरिलेट करते हैं हम। इसके हाउस के अंदर मान लो ये मिस्टर ए है और एक इसकी मिसिज ए हो गई और एक इनका सन है बी। ये तीन ही मेंबर है इस फैमिली के अंदर, मिस्टर ए, मिसिज ए और इसका सन मिस्टर बी। ठीक है, फंड इनके पास भी नहीं है यहाँ पर। अब मिस्टर ए अपनी मिसिज को बोलता है कि हमारे पास कुछ फंड्स की अरेंजमेंट हो जाएगी क्या, इसकी मिसिज बोलती है नहीं होगी, नहीं पड़ा फंड। चलो, अब बिजनेस को तो फंड चाहिए, अब बिजनेस का फंड इसके पास भी नहीं है, इनके घर पर भी नहीं है। मिस्टर ए कहता है अपने मिसिज को तेरे भाई से पूछ ले। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा कि इस आइटम को हम कैसे कोरिलेट करेंगे। ये बोलती है ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। फिर ये पूछती है कितने रुपए चाहिए, वो बोलते हैं कि एक बार है ना 1 लाख रुपीज की अरेंजमेंट कर लो। तो ये क्या कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी और मिल भी जाएंगे, लेकिन वो पैसे मेरे भाई के वापसी करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, वो ठीक कह रही है? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, इसने अपने भाई से बोलकर 1 लाख रुपीज का अरेंजमेंट कर लिया। अब इसका जो भाई है वो बोलता है ठीक है मैं 1 लाख रुपए तो दे दूंगा, बट मेरे पास है ना अभी कैश तो सिर्फ 20,000 रुपये रखे हैं और 80,000 मेरे बैंक में पड़े हैं। कैश कितने हैं, 20,000, और 80,000 कितने कहाँ है, मेरे बैंक में है। ठीक है, तो फिर हम इस फंड को यहाँ पर लेकर आना है अपने को। इस फंड को यहाँ पर लेकर आने के लिए क्या लगता है, चलो ये वाला जो 20,000 रुपये है इसको तो मैं इजीली ले आऊंगा यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं है। बट मेरे पास जो बैंक में, जो उसके भाई के पास बैंक में रखे हैं 80,000, उनको यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे? क्या लगता है, क्या मैं कह सकता हूँ, एक काम करते हैं, बिजनेस एंटिटी का जिस भी नाम से हमने बिजनेस एंटिटी ओपन की होगी उसका एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कैसा लग रहा है, ठीक रहेगा ना? बिजनेस एंटिटी के नेम से एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया। ठीक है, बिजनेस एंटिटी के नेम से बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अब हम इसके भाई को बोलते हैं 80,000 है ना हमारे बैंक में डाल।
और 20,000 रुपये कैश दे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 80,000 बिजनेस एंटिटी के नेम से जो बैंक अकाउंट ओपन किया है उसमें आ गए, और 20,000 हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। देखो अब हमारी है ना जो सेकंड टर्म क्या थी, सबसे पहले एंटिटी थी, उसके बाद जो सेकंड जो मेरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या आता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मेरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जो सेकंड टर्म है मेरी, वो कौन सी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक तो है ना बिजनेस ट्रांजैक्शंस वही करना जो मनी के टर्म्स में होगी, विदाउट मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है अपनी बुक्स के अंदर, इट हैज ड्यूल और टू एस्पेक्ट्स। इट हैज ड्यूल और टू एस्पेक्ट। जिसको ये वाली लाइन समझ में आ गई ना, इट हैज ड्यूल और टू एस्पेक्ट्स, मानकर चलना आपका 50% अकाउंटिंग इसी लाइन के ऊपर खत्म हो जाएगा। इट हैज ड्यूल और टू एस्पेक्ट्स, हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के टू एस्पेक्ट्स रहेंगे। जिसको भी टू एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल गया, सीए फाइनल तक वर्क करेगा वो। इवन जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वर्क करेंगे, वहां पर भी टू एस्पेक्ट्स ही काम करेंगे। देखना मैं बताता हूँ टू एस्पेक्ट्स, इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे लिए वो टू एस्पेक्ट्स समझते कैसे हैं। ठीक है सर, लिखा हुआ पता चल गया हमें टू एस्पेक्ट्स, लेकिन हम इस हमारे वाले एग्जांपल में थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताओगे कि हमारे वाली ट्रांजेक्शन्स को टू एस्पेक्ट से हम कैसे समझें। टू एस्पेक्ट से देखते हो कैसे समझते हैं। बिजनेस के अंदर कितने रुपए आए हैं, क्या मैं कह सकता हूँ 20,000 मेरे पास कैश आया और 80,000 मेरे बैंक में पड़े हैं। बिजनेस में टोटल कितने आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। इसको बोलते हैं हम एसेट्स। ये 1 लाख रुपए क्या है, एसेट्स है, ये बिजनेस की संपत्ति है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए क्या है, बिजनेस की एसेट्स है। फिर ड्यूल एस्पेक्ट्स वो क्या था, क्या लगता है, ये 1 लाख रुपए इस बिजनेस एंटिटी ने किससे लिए, क्या मैं कह सकता हूं प्रोप्राइटर से लिए हैं। प्रोप्राइटर ने कहां से लिए उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रोप्राइटर चाहे अपनी मिसिज से लेकर आए, चाहे अपने मिसिज के भाई से लेकर आए, बिजनेस को लाकर देने वाला तो प्रोप्राइटर है ना। तो बिजनेस के प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपीज दिया। बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस को जो भी फंड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। अब मुझे ये बताओ, ये कैपिटल बिजनेस एंटिटी ने बिजनेस के ओनर को कभी ना कभी वापस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है करनी पड़ेगी। तो कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को इन फ्यूचर वापस करनी पड़े, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और इस वाली लायबिलिटी का मेरा नाम क्या है, कैपिटल। कैपिटल हम कब यूज करेंगे, कैपिटल नेम को हम कब यूज करेंगे, जब भी फंड बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में लाया जाएगा, उस फंड को हम कैपिटल का नाम देकर चलेंगे। अब थोड़ा कोरिलेट करते हैं। देखो मैंने कौन सा वर्ड अभी तक यूज किया है, कैपिटल, और क्या यूज किया था, एसेट्स। कैपिटल और एसेट्स। एसेट्स में मेरे पास अभी कौन से दो नेम आए थे, एक तो आया था कैश। कैश कितना आया था 20,000, और मेरा बैंक में बैलेंस कितना है 80,000।
टोटल कितना है 1 लाख, और कैपिटल कितनी है वो भी तो 1 लाख है। ये क्या है, कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, ये मैं ऊपर मानकर चलता हूं, ये क्या है बिजनेस। बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है 1 लाख की, और लाइबिलिटी कितनी है वो भी तो 1 लाख की है। मीन्स लाइबिलिटी क्या होती है, जो बिजनेस ने इन फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। और इस वाली लाइबिलिटी का नाम क्या है कैपिटल। कैपिटल क्यों है, क्योंकि बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा दिया गया फंड है वो। बिजनेस का प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस के अंदर फंड देगा तो उसको हम क्या नाम देंगे कैपिटल। अब ये क्या आ गई मेरे पास एसेट्स की फॉर्म में, मेरे पास कितने एसेट्स हो गई, 2 एसेट्स हो गई, एक तो मेरे पास कैश है और दूसरा मेरे पास बैंक बैलेंस है। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जो इसके पर्सनल एक्सपेंस होंगे, जो पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, मीन्स जो इसके रेजिडेंशियल एक्सपेंस है, रेजिडेंशियल एक्सपेंस, जैसे गैस सिलेंडर 1000 रुपीज का है। अब इस जो बिजनेस प्रोप्राइटर है ना, उसके फोन के अंदर है ना, फोन पे से उसने ये वाला सिलेंडर बुक करने के लिए ना ये वाला फंड यूज कर लिया 1000 का। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं इसने पर्सनल एक्सपेंडिचर इस वाले बैंक बैलेंस से पे कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास बैंक बैलेंस कितना बच गया होगा 79,000। कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा ना, उतना ही है 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये 1000 क्या है पर्सनल एक्सपेंडिचर है। मीन्स जब भी वो पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस के फंड से पे करेगा उसको हम क्या बोलते हैं अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी हो गई यहाँ पर मेरे वाले केस में 1000। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। कैपिटल कितनी मीन्स बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कितनी थी 1 लाख। 1 लाख क्या थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेम क्या था कैपिटल। और ये दूसरा वर्डिंग क्या है हमारे पास ड्रॉइंग्स। देखो ड्रॉइंग्स क्या है बिजनेस के लिए एसेट्स। ड्रॉइंग क्या है बिजनेस के लिए एसेट्स। ठीक है, ये वाली जो ड्रॉइंग्स है 1000 की, ये वाली एसेट्स क्यों है। देखो बिजनेस को जब भी किसी से पैसे लेने होते हैं दैट इज कॉल्ड एसेट्स। इन फ्यूचर अगर बिजनेस को किसी से फंड लेना है दैट इज कॉल्ड एसेट्स, और बिजनेस को अगर इन फ्यूचर किसी को फंड देना है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। किसको देना है वो उसके नेम से हमें पता चलेगा। अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो उसके ओनर को देना है, अगर ड्रॉइंग्स लिखी हुई है ध्यान रखना हमें अगर बिजनेस के ओनर के अलावा और किसी से फंड लेना होगा इन फ्यूचर तो हम उसको ड्रॉइंग्स नेम नहीं देंगे। ड्रॉइंग्स और कैपिटल केवल और केवल किसके लिए वर्ड यूज होंगे, बिजनेस का जो ओनर है केवल और केवल उन दोनों के बिजनेस के ओनर के लिए ही वर्ड यूज होंगे। ड्रॉइंग्स कब यूज होगा जब बिजनेस को ओनर से पैसे लेने हैं, और कैपिटल कब यूज होगा जब बिजनेस को ओनर को पैसे देने हैं। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ नेट, क्या मेरे को बता सकते हो नेट लाइबिलिटी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के लिए कितनी रही होगी। क्या मैं कह सकता हूँ जितनी कैपिटल थी वो 1 लाख रुपीज देने हैं बिजनेस को। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ इसमें से 1000 माइनस ही कर दो, जो ड्रॉइंग्स के हैं वो 1000 वो माइनस कर दो, कितने बच गए 99। अगर यहां से माइनस कर दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ यहां से इरेज कर दो। ठीक है, तो मेरी साइड का दोनों का टोटल कितना हो गया 99। यहां पर भी कितना है 99। ठीक है, ध्यान रखना आप कितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर लेना, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना बिजनेस के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा दोनों इक्वल चलेगी। चाहे आप एक एक एंट्री करने के बाद चेक करते रहना
कि लाइबिलिटी और एसेट्स मेरी सेम चल रही है क्या, हमेशा सेम चलेगी। ठीक है, तो हम अभी आज जो डिस्कस कर रहे हैं मेनली क्या टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं हम, एसेट्स क्या है, बिजनेस के पास जो है और इन फ्यूचर जो लेना है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, इन फ्यूचर बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है चाहे ओनर ही क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी, हमने मेन हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, एक तो है लाइबिलिटी और दूसरा क्या है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या है, जो बिजनेस के पास है दैट इज एसेट्स, जो बिजनेस के पास है एसेट्स है, जो बिजनेस ने पे करना है इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मेरे पास मेरे वाले केस में कैपिटल कितनी है लाइबिलिटी की फॉर्म में 99,000 और कैश कितना है 20,000 और बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है बताओगे कितना था। हाँ जी, 80,000 थे, 80,000 में 1,000 पे हो गए थे, 79,000 टोटल कितना है 90,000। कोई इश्यू यहाँ तक। हमें मेनली इन दो आइटम्स को पकड़े रखना है, एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। देखना मैंने दो वर्ड और यूज किए थे, हम और भी दो वर्ड और यूज किए थे जो आज डिस्कस करेंगे, एक्सपेंस और इनकम। ये क्या है एक्सपेंस और इनकम, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक्सपेंस और इनकम। हाँ जी, मेरे पास कैश कितना है 20,000 रुपये, बैंक में बैलेंस है 79,000। सबसे पहले हम ये चेक कर सकते, ये चेक करना होगा कि हमारी जो एंटिटी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो हमारी एंटिटी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस हमारी एंटिटी का क्या है। सपोज कर रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस किसको बोलते हैं, हमारा बिजनेस जिस आइटम्स के अंदर सेल परचेज करेगा दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस। सपोज करते हैं हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है हमारा है ना, फर्नीचर्स के अंदर काम करते हैं, किसके अंदर काम करते हैं फर्नीचर्स के अंदर, मान लो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ठीक है एटसेट्रा, इनके अंदर काम करते हैं। मैंने क्या काम किया 20,000 की है ना चेयर्स परचेज कर ली मैंने क्या किया है 20,000 की रुपीज 20,000 परचेज्ड चेयर। ठीक है, 20,000 की रुपीज 20,000 रुपीज की चेयर्स परचेज की है, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, एक एक टर्मिनोलॉजी को कोरिलेट करते जाना, एंटिटी एंटिटी के बिना तो सेकंड स्टेप पर ही नहीं आते, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब इस ट्रांजेक्शन्स को मैंने क्या बोला था कि हम हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स बनाकर चलेंगे, जिसको दो एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल गया उसकी कभी भी ना तो कोई सिंगल एंट्री भी गलत होगी और ना ही उसकी कभी एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ भी मतलब एरर आने के चांस ही नहीं है। इसके दो एस्पेक्ट्स बनाएंगे। मुझे बता सकते हो 20,000 की चेयर्स खरीदी आपने, सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि सर ये जो चेयर है ना नगद खरीदी है या फिर सामने वाले को है ना पेमेंट बैंक से करी है। क्या मैं कह सकता हूँ जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि जो चेयर्स खरीदी हैं वो कैश में लेकर आए हो या फिर बैंक से पेमेंट की है या फिर उधार लेकर आए हो, क्या मैं कह सकता हूँ इन तीन के अलावा भी कोई सिचुएशन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। जब भी आप अकाउंट्स करो ना सामने वाले से ना सारी चीजें पूछ लो तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। मैंने जो 20,000 की चेयर्स खरीदी है कैश में खरीदी है या बैंक से पेमेंट करके लेके आया हूँ या मैं उधार में लेके आया हूँ, हम तीनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने 20,000 रुपये की चेयर है ना नगद खरीदी है, ठीक है, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स मेरे पास कैश कितना बच गया होगा, 20 ही था, 20 की चेयर खरीद ली, कितना बच गया, कैश तो है ही नहीं, कैश क्या हो जाएगा जीरो। इस कैश की जगह किसने ले ली
अब चेयर्स का बैलेंस कितना दिखाई देने लग जाएगा? हाँ जी, चेयर्स का बैलेंस कितना दिखाई देने लग जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ 20,000 दिखाई देने लग जाएगा। बता सकते हो? अब मेरे वाले बिजनेस के अंदर एसेट्स में क्या क्या होगा? ऑब्वियस है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं बैंक बैलेंस के ऊपर। बैंक बैलेंस मेरा कितना होगा? 79। और चेयर्स का बैलेंस कितना होगा? 20,000 99। यहाँ तो कोई इश्यू? हाँ जी, नहीं है? एक बार पॉज करना बेटा। कर दिया सर। हाँ जी, मैंने चेयर्स मेरे अब मेरे पास एसेट्स की फॉर्म में क्या क्या आ गया? बैंक बैलेंस कितना है? 79। और चेयर्स का बैलेंस कितना है? 20,000। चलो मुझे ये बताओ, इन चेयर्स को लाने के लिए मैंने 1,000 का एक्सपेंस पे किया। इन चेयर्स को लाने के लिए मैंने 1,000 का एक्सपेंस पे किया। एक्सपेंस कितना पे किया? 1,000 का, क्योंकि फ्री में तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं। क्या मेरे को कोई स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि 1,000 का जो एक्सपेंस है, क्या मैं उसको कैश में पे कर सकता हूँ? हाँ जी, 1,000 का एक्सपेंस है जो क्या क्या मैं उसको कैश में पे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, जब आप है ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अकाउंटिंग करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सर इनका कैश है ना नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव किस सिचुएशन में आता होगा? जब आपके पास था ही नहीं तो पेमेंट करोगे कैसे? अब मेरे वाले केस में ध्यान रखना, ये जो 1,000 का एक्सपेंस है ना, इसको मैं कैश में पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कैश है ही नहीं। मैंने कैसे पे कर दिया? मैंने उसको है ना यूपीआई से पे कर दिया। मतलब मैंने उसको बोला एक बार क्यूआर कोड शो करना, जिसके भी थ्रू मैंने वो 1,000 एक्सपेंस किए करना, जिससे मैंने चेयर्स मंगवाई थी, मैंने उसको 1,000 बैंक से पेमेंट कर दी। ठीक है, बता सकते हो मेरे को चेयर्स का बैलेंस कितना होगा मेरे पास? चेयर्स मेरे पास कितने रुपए की लेकर आया हूँ मैं? 20,000 रुपए की जो चेयर्स है, वो 1,000 का क्या ट्रीटमेंट करूँ? क्या मैं उसको 20 के अंदर ऐड करूँ या उसको सेपरेट रखूँ? ऑब्वियस है, मेरे को उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। चेयर्स का बैलेंस अभी भी मेरे पास कितना है? 20,000 है। लेकिन बैंक बैलेंस कितना रह गया होगा मेरे पास? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1,000 कम करने पड़ेंगे मेरे पास? कितना बैलेंस रह गया होगा मेरे पास? -1,000। कितने बच गए? 78,000। ठीक है, हाँ जी, 78,000। और चेयर्स का बैलेंस कितना है? 20,000। ये कितने हो गए? 98,000। और लाइबिलिटी का बैलेंस कितना है? 99,000। ये तो मिसमैच हो गया सर। ऐसे लग रहा होगा कि ये तो मिसमैच हो गया। वो 1,000 गए कहाँ पर है? जो स्टूडेंट्स एक एक आइटम को कोरिलेट करना सीख गया, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपकी जो +1 की अकाउंटिंग है, उसको 15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं हम। लेकिन हमें समझना है, जैसे अब 1,000 है ना, कहाँ गए हैं? जिस बच्चे को पता चल चुका है ना वो 1,000 कहाँ गए हैं, वो जरूर है ना उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा होगा। क्या मैं कह सकता हूँ वो 1,000 कहाँ पड़े हैं? एक्सपेंस की फॉर्म में पड़े हैं, जो मैंने उस रिक्शा वाले को दिए थे, जिससे मैंने चेयर्स मंगवाई थी। 1,000 मेरे पास, 1,000 की पेमेंट मेरे पास वहां पड़ी है। देखो, मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा ऐसे लिख कर चलूंगा। और दूसरा मैंने क्या बोला है? एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, मेरे वाले केस में बता सकते हो एक्सपेंस कितना रहा था? 1,000। ठीक है, अब ये वाले जो 1,000 है, ये 1,000 दिए किसने है? बिजनेस एंटिटी ने दिए हैं। किसको दिए हैं? रिक्शा वाले को। क्यों? चेयर्स मंगवाने के लिए। क्या मैं कह सकता हूं ये 1,000 कहां से पूरे करेगा? ये बिजनेस एंटिटी 1,000 पूरे कहां से करेगी? बिजनेस एंटिटी ने ओनर को कितने रुपए देने हैं? 99,000 देने हैं। हाँ जी, यहां पर मैंने क्या लिखा है? इनकम। यहां पर मैंने क्या लिखा है? एक्सपेंस। और यहां पर मैंने क्या लिखा है? इनकम। इनकम का टोटल मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। और एक्सपेंस का टोटल मेरा क्या है? 1,000। अकाउंट्स के अंदर
आप है ना जितने भी एक्सपेंस होंगे ना उनका टोटल कर लेना, और जितनी भी आपकी इनकम होगी ना उनका टोटल कर लेना। जो भी साइड ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या आएगा, लॉस। ठीक है, ये दो टर्म्स और हम ऐड कर रहे हैं अभी, एक तो प्रॉफिट और दूसरा लॉस। मेरे वाले केस में इनकम का बैलेंस कितना है, 0, और एक्सपेंस का बैलेंस कितना है, 1000। तो मेरे वाले केस में क्या मैं कह सकता हूँ 1000 का मुझे लॉस हो गया। ठीक है, ये लॉस किसको हुआ है, बिजनेस एंटिटी को हुआ है या फिर बिजनेस ओनर को हुआ है, हुआ तो बिजनेस एंटिटी को है, बट ये वाला बिजनेस एंटिटी ये वाला लॉस कहां से रिकवर करेगी, उसके ओनर से। तो अब ओनर को 99,000 जो पे करने थे, अब लॉस के भी क्या कर देगी, वो कम कर देगी। कितने रुपए, 1000। 1000 कम करके नेट कितने पे करेंगे हम, 98। समझ में आ रहा है, वहां पर भी 98 था और यहाँ पर भी 98 है। हाँ जी, कोई इश्यू यहाँ तक। चलो आज इतना ही करते हैं, और कल इस चैप्टर्स को कंप्लीट ही करेंगे, चाहे अपना 35 5 10 मिनट का चाहे लेक्चर एक्स्ट्रा बने। इस चैप्टर को कल सारी टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करके फाइनल कर देंगे। ठीक है, थैंक्स।